नेपाल की कहानी। नेपाल एक ऐसा देश है जहां अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। आज की कहानी नेपाल में जो हादसा और इससे पहले का है जो कहानी है, वो सब इस वीडियो में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह देश, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और माउंट एवरेस्ट की मातृभूमि के रूप में पहचाना जाता है, केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए है। नेपाल का इतिहास, इसकी सांस्कृतिक विविधता और इसके लोगों की जीवटता की कहानी इसे एक अनमोल रत्न बनाती है। नेपाल का इतिहास इतना प्राचीन है कि यह मिथकों और पुराणों से शुरू होता है। नेपाल का उल्लेख हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में बार बार मिलता है। मान्यता है कि नेपाल का नाम नेपाल संस्कृत शब्द नेपाल से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़ों की तलहटी में बसा स्थान। कुछ किंवदंतियों के अनुसार नेपाल का नाम एक तपस्वी ऋषि ने के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस क्षेत्र में तपस्या की थी। नेपाल का प्रलेखित इतिहास किरात वंश से शुरू होता है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इस क्षेत्र में शासन करता था। किरात लोग मंगोलियाई मूल के थे और उनकी संस्कृति आज भी नेपाल के पूर्वी हिस्सों में देखी जा सकती है। यलंबर किरात वंश का पहला राजा महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल थे। किरातों ने नेपाल में कृषि, व्यापार और स्थानीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। लिच्छवी वंश 400 से 750 ईस्वी को नेपाल का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में कला, संस्कृति और व्यापार का अभूतपूर्व विकास हुआ। लिच्छवी राजा मानदेव प्रथम ने नेपाल में पहली बार सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। इस काल में पशुपतिनाथ मंदिर और चांगू नारायण मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल बनाए गए, जो आज भी नेपाल की धरोहर हैं। लिच्छवियों ने बौद्ध और हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, जिससे नेपाल में धार्मिक सहिष्णुता की नींव पड़ी। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक मल्ल वंश ने नेपाल पर शासन किया। इस काल में काठमांडू घाटी 3 स्वतंत्र राज्यों काठमांडू, भक्तपुर और पाटन में बंटी थी। मल्ल राजाओं ने कला, वास्तुकला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इस युग में निर्मित भक्तपुर का दरबार स्क्वायर, पाटन का कृष्ण मंदिर और काठमांडू का हनुमान ढोका आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। मल्लकाल में नेपाल का व्यापार तिब्बत, भारत और मध्य एशिया के साथ फला फूला। 18वीं शताब्दी में नेपाल कई छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। इस समय गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण का बीड़ा उठाया। 1768 में उन्होंने काठमांडू घाटी पर कब्जा किया और नेपाल को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का संस्थापक माना जाता है। उनके शासनकाल में नेपाल का विस्तार उत्तर में तिब्बत की सीमाओं तक और दक्षिण में गंगा के मैदानों तक हुआ। 1846 में जंग बहादुर राणा ने कोतपर्व, नरसंहार के बाद सत्ता हथियाली और राणा शासन की शुरुआत हुई। राणा शासकों ने 1951 तक नेपाल पर शासन किया। इस दौरान राजशाही केवल नाम मात्र की थी और राणा परिवार ने देश को अपने नियंत्रण में रखा। राणा शासन के दौरान नेपाल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, जैसे कि रेलवे और बुनियादी ढांचे का निर्माण, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ी। राणा शासकों ने नेपाल को बाहरी दुनिया से अलग थलग रखा, जिससे देश का विकास रुक गया। 1951 में राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में राणा शासन का अंत हुआ और नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1959 में नेपाल में पहला संविधान लागू हुआ और पहली बार आम चुनाव हुए। बीपी कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। हालांकि 1960 में राजा महेंद्र ने लोकतंत्र को भंग कर पंचायत व्यवस्था लागू की, जिसके तहत राजा के पास सारी शक्ति केंद्रित थी। यह व्यवस्था 1990 तक चली, जब जन आंदोलन ने नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। 1996 से 2006 तक नेपाल में माओवादी विद्रोह ने देश को गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया। माओवादियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की और राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 2006 में माओवादियों और सरकार के बीच शांति समझौता हुआ,
जिसके बाद 2008 में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया और राजशाही का अंत हुआ। 2008 में नेपाल ने एक नया संविधान अपनाया और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। नेपाल अब 7 प्रांतों में विभाजित है और स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि नेपाल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे का अभाव। 2015 का भूकंप, जिसने काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया, ने नेपाल की प्रगति को और पीछे धकेल दिया। नेपाल एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ 120 से अधिक जातीय समूह और 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाली भाषा देश की आधिकारिक भाषा है, लेकिन मैथिली, भोजपुरी, थारू और तमांग जैसी भाषाएं भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसके अलावा जैन, सिख और इस्लाम धर्म के अनुयायी भी नेपाल में शांति पूर्वक रहते हैं। नेपाल के त्योहार इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। दशैं, तिहार, बुद्ध जयंती और होली जैसे त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। काठमांडू में इंद्र जात्रा और भक्तपुर में बिस्केट जात्रा जैसे स्थानीय त्योहार भी नेपाल की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। नेपाल की वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है। पगोडा शैली, जिसे नेपाल में विकसित किया गया, ने पूर्वी एशिया की वास्तुकला को प्रभावित किया। काठमांडू घाटी के मंदिर, स्तूप और दरबार स्क्वायर इसकी समृद्ध कला का प्रतीक हैं। थंका चित्रकला और मूर्तिकला भी नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। नेपाल का भूगोल इसे एक अनूठा देश बनाता है। हिमालय की ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा नेपाल को पर्वतारोहियों का स्वर्ग बनाती हैं। इसके अलावा तराई के मैदानी क्षेत्र और मध्य पहाड़ी क्षेत्र नेपाल की जैव विविधता को और बढ़ाते हैं। चितवन राष्ट्रीय उद्यान और सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र नेपाल के प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और रेमिटेंस, प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजा गया धन पर आधारित है। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि हर साल लाखों पर्यटक हिमालय की सैर, ट्रेकिंग और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए नेपाल